हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। सो गाइस, मेरा चैनल का नाम है मैजिक ऑफ वर्ड्स और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी कहानी लेके आई हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की। बहुत ही फेमस राइटर थे। इस कहानी को बहुत ही बड़ी कहानी थी, एक वीडियो में हो नहीं रही थी, तो इसके 3 पार्ट्स हैं। तो प्लीज़ तीनों के तीनों पार्ट पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही में आप लोगों को इससे क्या समझ आया था, आपको क्या सीख मिली इस कहानी से, प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। वैसे तो मैंने एंड ऑफ द 3rd पार्ट में मैंने कर ही दिया, बट जो भी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो, आप लोगों का एक्सपीरियंस हो, जो भी आप लोगों को लगे प्लीज़ शेयर करना वीडियो के एंड में, 3rd पार्ट के एंड में, जो भी आप लोगों को समझ आया। तो बस ये इंट्रोडक्शन है मेरे इस कहानी की स्टार्टिंग का। ये पहला पार्ट है इस वीडियो के अंदर और मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी का नाम है ये आप बीती। साहित्यकारों की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी ज़रूर आता है जब प्रशंसकों की तारीफ में उन्हें ढेरों पत्र प्राप्त होते हैं और वो खुशी से झूम उठते हैं। यह एक ऐसा वक्त होता है जब लेखक अपनी सारी समस्याओं, भूल, खुशी का अनुभव करता है। वो पत्रों के सागर में डूब जाता है और लहरों के साथ कल्पना के एक नए शिखर पर पहुंच जाता है। उस पल मैं भी कुछ हूँ, यह महत्व महसूस होता है। कुछ ऐसा ही अनुभव मैंने सावन के महीने में किया जब मुझे मेरी रचनाओं की प्रशंसाओं से भरा पत्र प्राप्त हुआ। इस पत्र में दिल खोल कर मेरी कृतियों की तारीफें की गई थी। पत्र भेजने वाला खुद एक उत्तम कवि थे। उनकी कविताएं अक्सर पत्रिकाओं में छपती थी। मैं उनका यह पत्र पढ़कर फूला नहीं समा रहा था। मैं खुशी के मारे उसी वक्त उस पत्र का जवाब लिखने बैठ गया था। उस उत्साह में मैंने जो कुछ भी पत्र में लिखा इस समय वो याद नहीं है। हाँ, इतना याद है कि उस पत्र में शुरू से अंत तक प्रेम भरे मीठे शब्द लिखे थे। हालांकि मैं कभी कविता नहीं लिखता था, लेकिन फिर भी मैं शब्दों को जितना सुंदर बना सकता था मैंने उतना संवार दिया। यहाँ तक कि पत्र लिखने के बाद जब मैंने उसे फिर से पढ़ा तो मुझे कविता बहुत पसंद आई। पूरा पत्र भाव से भरा हुआ था। पांचवें दिन उसी कवि का एक और पत्र मुझे मिला। वो पहले वाले पत्र के मुकाबले और ज़्यादा प्रभावी था। उसमें मुझे प्यारे भैया कहकर पुकारा गया था। साथ ही मेरी रचनाओं की एक सूची और प्रकाशकों के बारे में उनके नाम और पते पूछे गए थे। इसके साथ ही पत्र के अंत में ये भी कहा गया था कि मेरी पत्नी आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक है और आपके लेखन का पढ़ना पसंद करती है। साथ ही पत्र में यह भी लिखा था कि मेरी पत्नी पूछ रही थी कि आपकी शादी कहाँ हुई है, आपके बच्चे कितने हैं और आपकी कोई फ़ोटो है तो प्लीज़ भेज दीजिए। वही पत्र में मेरे जन्म स्थान और वंश की भी जानकारी पूछी गई थी। पत्र के उसके अंतिम खबर में मुझे खुश कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ था कि जब किसी महिला ने अपने मुंह से मेरी तारीफ की थी और यह सुनने का मौका मुझे मिला था। यह सुनकर ऐसा लगा कि कोई मुझे बुरे कर्मों की तारीफ कर रहा है। उस दौरान तारीफ के जितने भी शब्द मुझे याद थे उन सब को मैंने पत्र में लिख डाला और अपने परिवार और ख़ानदान के विषय में ऐसा जिक्र किया कि जैसे किसी कवि ने कभी राजा का गुणगान नहीं किया होगा। मेरे दादाजी एक ज़मींदार के यहाँ कर्मचारी थे, लेकिन उन्हें मैंने रियासत का प्रबंधक बता दिया। वहीं अपने क्लर्क पिता को मैंने दफ्तर का प्रधानाध्यक्ष बता दिया। पत्र में किसानों को जमींदार बता दिया। इसके अलावा अपने लेखन की गिनती को तो बढ़ा ना सका, लेकिन उनके महत्व को बड़े अच्छे से समझा दिया था। देखा जाए तो अपनी तारीफ करना एक सिरफिरानापन है, लेकिन इशारों में यह काम आसानी से किया जा सकता है। खैर, पत्र खत्म हो चुका था और लेटर बॉक्स में पहुंच चुका था। इसके बाद हफ्ते तक कोई भी पत्र नहीं आया।
मैंने पत्र में अपने हिसाब से अपनी पत्नी की तरफ से भी कुछ बातें लिखी थी। उम्मीद थी कि घनिष्ठता बढ़ेगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कहीं वे मुझे मतलबी और सेंटिमेंटल ना समझने लगे हों। इसलिए कोई पत्र नहीं लिखा। अश्विनी के महीने का तीसरा पहर था। हर तरफ रामलीला का उत्साह था। मैं भी अपने एक दोस्त के घर था। वहाँ ताश की बाजी चल रही थी। अचानक एक व्यक्ति वहाँ मेरे बारे में पूछते हुए, वो मेरा नाम लेते हुए वहाँ आया और मेरे बगल की कुर्सी पर आकर बैठ गया। मैं उसे नहीं जानता था। मैं सोच में था कि आखिर कौन है ये आदमी और यहाँ कैसे आया। मेरे दोस्त लोग भी उन महाशय को देखकर इशारेबाजी करने लगे। मैंने विनम्रता के साथ उस महाशय का नाम पूछा। जवाब मिला, मेरा नाम उमापति नारायण है। मैं जवाब सुनते ही खुश होकर उनके गले लग गया। ये कोई और नहीं बल्कि वही कवि महोदय हैं जिनके मेरे पत्र भेजा भेजा करते थे। मैंने उनसे उनका हाल चाल पूछा, फिर पान और इलायची खिलाई और पूछा कि यहाँ कैसे आना हुआ। उन्होंने जवाब दिया, घर चलिए, फिर विस्तार से बताऊंगा। मैं आपके यहाँ से होकर आया हूँ। वहाँ मुझे पता चला कि आप यहाँ हैं, तो मैं पूछता हुआ यहाँ आ गया। फिर मैं फ़ौरन उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। उनके कमरे से निकलते ही मेरे दोस्त ने इशारे में मुझसे पूछा, ये साहब कौन हैं? मैंने दोस्तों को बताया कि ये मेरे मित्र हैं। मित्र ने कहा, थोड़ा सावधान रहिएगा, मुझे ये उचक्के लग रहे हैं। मैंने कहा, आपका ये अनुमान गलत है। आप आदमी को हमेशा उसके कपड़ों से जज करते हैं, लेकिन इंसान वस्त्रों से नहीं बल्कि दिल में होता है। मेरा मित्र बोला, खैर ये रहस्य की बात है, बाकी आप जाने और आपको बस सावधान कर रहा हूँ। मैंने मित्र की बातें कर कोई जवाब नहीं दिया और उमापति जी को लेकर अपने घर आ गया। मैंने उनके लिए बाजार से खाना मंगवाया। इस दौरान उन्होंने अपनी कई सारी कविताएं मुझे सुनाई। कविताएं सुनते वक्त उनकी आवाज़ बहुत मनोहर और मीठी लग रही थी। हालांकि कविताएं तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मैंने उनकी कविताओं की तारीफ के पुल बांध दिए। मैं खुशी के मारे उनकी कविताओं की वाहवाही करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मानो मुझसे बढ़कर कोई काव्य प्रेमी है ही नहीं। शाम के वक्त हम दोनों रामलीला देखने गए। वहाँ से लौटकर आने के बाद मैंने उन्हें खाना खिलाया। उसके बाद उन्होंने यात्रा के बारे में बताया शुरू करा। उन्होंने बताया कि यह इस वक्त कानपुर जा रहे हैं अपनी पत्नी को लेकर।